इस वीडियो में हम कवर करेंगे मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो कि है अपने पास एटम, जो कि क्लास 12th का 12th चैप्टर है और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए और नीट के बच्चों के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं चलो जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। देखो, आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने कितनी चीजें हैं, सिर्फ 4 चीजें। सबसे पहला, रदरफोर्ड साहब का जो एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉइल वाला, वो वापस रिकॉइल करना, आपको याद करना है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, जो कि बेसिक फॉर्मूले दे गया था। उसके बाद आया था अपने पास स्पेक्ट्रल सीरीज, जिसमें आपने पढ़े होंगे 5 साइंटिस्ट के बारे में। वो लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी1 है ना, ये नाम सुने थे। ये हम पढ़ेंगे किसमें, स्पेक्ट्रल सीरीज में, और देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम नीट और बोर्ड में। दूसरा है अपने पास बोर मॉडल। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम था अपने पास, जिसमें हमने हाइड्रोजन एटम के सारे फॉर्मूले दिए थे बोर साहब ने। तो चलो जल्दी से एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट है। रदरफोर्ड साहब के एक्सपेरिमेंट से पहले मैं हर बार मेंशन करता हूँ एक नाम, जो कि है जे थॉमसन, जो कि आपने भी सुना होगा। जे थॉमसन साहब वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने, थॉमसन लिख देता हूँ मैं पहले, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। अगर आपको याद हो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करा था। यहीं पे मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। चलो, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, किसने की थी, जे थॉमसन साहब ने। तो बताओ, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? अगर आपको पता है तो बिना सर्च मारे, बिना गूगल किए नीचे कमेंट करके बताओ, और देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं इसका। तो सबसे पहले जैसे हम जे थॉमसन साहब का नाम पढ़ते हैं, तो जे थॉमसन साहब के ही एक स्टूडेंट थे रदरफोर्ड साहब, जिनको अपने मास्टर जी पे बहुत भरोसा था। क्यों? क्योंकि जे थॉमसन साहब ने, अगर आपको याद हो, तो प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल के तहत उन्होंने हमें बताया था कि जो एटम है वो वाटरमेलन जैसा है। सबको याद है ये वाला कहानी कि उन्होंने क्या क्या दिया था कि जो एटम है उसको मान लो कि वाटरमेलन है, जिसमें जो लाल वाला पार्ट है वो पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज है, और कहीं जैसे जैसे कहीं कहीं पे बीज फंसे होते हैं वाटरमेलन में, है ना। जैसे मैं फिर से डायग्राम बना के बताऊं आपको, तो ये मान लो कि पूरे में कौन फैला हुआ है अपने पास, पॉजिटिव चार्ज। मैं यहाँ पे ऐसे करके निकाल के इसको बता देता हूँ कि इस पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, और जैसे बीच बीच में कहीं बीज फंसे होते हैं ना वाटरमेलन में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं ऐसे करके। उन्होंने, किसने बोला था ये, जे थॉमसन साहब ने हमें बताया था। तो रदरफोर्ड साहब सिंस उनके एक स्टूडेंट थे, तो उनको बड़ा भरोसा था सर पे। मास्टर जी ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा होगा, सही बात है भाई। तो इन्होंने इसी बात को चेक करते हुए एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रदरफोर्ड साहब। अब रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट आपको पूरा याद होना चाहिए, क्लास 12th हुए और नीट के बच्चों, इसलिए देखो रदरफोर्ड साहब में एक्सपेरिमेंट में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने किया क्या था अपने पास, कि सबसे पहले लिया था उन्होंने बिस्मथ। मैं यहाँ ले लेता हूँ बिस्मथ। बिस्मथ एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलता है। तो बिस्मथ लिया उन्होंने, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलना स्टार्ट हुआ। आपको अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टी भी यही याद होनी चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल होता क्या है, तो आपके जहां मैंने ब्रेन में पूछा मतलब अल्फा पार्टिकल क्या है, वहीं पे आप क्या बोलोगे, ये हीलियम 2+ है। यानी कि एक ऐसा हीलियम जिसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खो दिए हो, हीलियम 2+। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये 2+। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन उसने खो दिए हैं, किसी और को डोनेट कर दिए हैं, तो जो बच गया उसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। अब इसी में एक बहुत बेसिक सवाल पूछा गया था एक बार, कि बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है अल्फा पार्टिकल में, अल्फा पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है। तीसरा पूछा गया था कितने न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कितने हैं। और ये बहुत बेसिक सवाल है कि अल्फा पार्टिकल में बताओ, अल्फा पार्टिकल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है। तो सिंपल सी बात है, अल्फा पार्टिकल मतलब कौन, हीलियम 2+। 2+ मतलब उसने दोनों इलेक्ट्रॉन खो दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने, 0। कितने प्रोटॉन होंगे, 2। कितने न्यूट्रॉन होंगे, 2। बहुत बेसिक सवाल था, लेकिन बच्चे इसमें ही फंसे हुए थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, साइड में ब्रिक्स लगा रखे थे, ईंट लगा रखे थे, किसके, लेड के, पीबी के। क्यों? पीबी क्या करता है, अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो अल्फा पार्टिकल तिरछे विरछे इधर उधर जाएंगे उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर जो ये अल्फा पार्टिकल है, इसको प्रोजेक्ट किया गया था, सबको याद ही होगा, पतली सी गोल्ड फॉइल पे, थिन गोल्ड फॉइल पे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये गोल्ड फॉइल है। सिर्फ रिकॉइल करना, यही चीज आप 9th में पढ़ते हो, 11th में ही पढ़ते हो, वापस 12th में पढ़ना पड़ता है ना। और बाहर में हमने लगा रखा होता था डिटेक्टर प्लेट, जो कि हमें बताएगा कि कितनी एनर्जी से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जो कि है जिंक सल्फाइड का, जेडएनएस का उनका डिटेक्टर प्लेट था। इतनी राम कहानी आपको पता होनी चाहिए रदरफोर्ड साहब ने किया क्या था। क्या लिया था, बिस्मथ। क्या निकला था, अल्फा पार्टिकल। और किस पे प्रोजेक्ट किया था, गोल्ड फॉइल पे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी आपको अंदाजा होना चाहिए। इसके जस्ट बाद आपको सीधे सीधे कंक्लूजन पे आ जाना है कि कंक्लूजन क्या निकला था, इस एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन निकला था। सबसे पहला कंक्लूजन तो ये था कि जे थॉमसन साहब यानी कि रदरफोर्ड साहब के जो सर ने बताया था प्लम पुडिंग मॉडल, वो निष्कासित कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि वाटर जो एटम है वाटरमेलन जैसा नहीं है। उसके इनके एक्सपेरिमेंट के तहत हमें क्या क्या कंक्लूजन मिला था, 3 कंक्लूजन आपको याद होना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए थे, इसीलिए एटम का ज्यादातर स्पेस खाली है। एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस, ऐसे लिख देता हूं मैं जल्दी से, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। एटम का ज्यादातर स्पेस कैसा है, खाली है, बिल्कुल खाली है। दूसरा, आपको पता चला था कि ऑल पॉजिटिव चार्ज, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, ऑल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेट मतलब जमा हो रखे हैं,
कंसंट्रेटेड इन स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। छोटी सी जगह में सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज जमा हो गए हैं, जिसको हमने क्या कहा है, न्यूक्लियस कहा है। और तीसरा पॉइंट यही था कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की बात कर रहे थे हम, तो जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, ऐसे लिख देता हूं मैं जल्दी से ताकि आपको रिकैप भी हो जाए। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है, ना ही तो बोर्ड के लिए ना ही नीट के लिए। तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में कंटेंट पूरा याद होना चाहिए, पूरा चैप्टर आपको थॉरली रिवाइज होना चाहिए। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, ये हमें बताया गया था। वेरी स्मॉल, स्मॉल लिख दिया मैंने, वेरी स्मॉल ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 3 कंक्लूजन निकले थे। फिर लोगों ने पूछा था कि ठीक है भाई, आप बता रहे हो कि ज़्यादातर स्पेस खाली है, मान लेते हैं हम। दूसरा आप कह रहे हो कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस में जमा हो गए, ये भी मान लेते हैं। चलो साइज ऑफ न्यूक्लियस आप छोटा बता रहे हो, वो भी मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? इलेक्ट्रॉन की तो बात ही नहीं हुई। एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? तो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन असलियत में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जो हमारा न्यूक्लियस है उसके आसपास इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जब लोगों ने ये पूछा तो आपको याद ही होगा 2 ड्रॉबैक निकल गए थे। कितने ड्रॉबैक? मैं ही लिख देता हूँ, ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक में क्या क्या निकला था कि सबसे पहला तो वो ये नहीं बता पाए थे कि ठीक है, आपने कह रहे हो, उन सबने बोला कि आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे बताओ कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं। ये जो ऑर्बिट आप बता रहे हो, देखो जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको क्या कहते हैं? उस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहते हैं, राइट। तो मान लो ये न्यूक्लियस है अपने पास, तो इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं तो उसका ओरिएंटेशन क्या है? क्या वो एक ही सर्कल में सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? क्या एक के ऊपर एक कंसंट्रेटिंग सर्कल की तरह घूम रहे हैं? या फिर एक ऐसे घूम रहा है, फिर एक ऐसे घूम रहा है, फिर एक ऐसे घूम रहा है? मल्टीपल में ओरिएंटेशन क्या है ऑर्बिट्स का? एक तो ये फंसा था कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट नहीं बता पाए थे। मैं लिख देता हूँ, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट्स नहीं बता पाए थे वो। और दूसरा क्या नहीं बता पाए थे कि देखो भाई, सबको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, आप कह रहे हो राइट, तो इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो सबको पता है सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, चाहे वो सर्कुलर पाथ में। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो याद कर लो, खास करके नीट वाले बच्चे, कि अगर कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में घूमे विद कॉन्स्टेंट स्पीड, देन ऑल्सो वो एक्सेलरेट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड आपने सेम कर दिया, डायरेक्शन चेंज करो तब भी एक्सेलरेशन हो जाएगा, राइट। तो देखो हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो वो एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा? एक्सेलरेट। और सबको पता था, इससे पहले ही एक थ्योरी आ चुकी थी जिसके तहत हमें बताया गया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे निकल जानी चाहिए, और धीरे धीरे एनर्जी निकल रही तो उसका सर्कल छोटा होना चाहिए, और फाइनली किस में गिर जाना चाहिए? न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर खत्म हो जाना चाहिए, दीवारें होनी नहीं चाहिए थी, एटम होने ही नहीं चाहिए थे, घर बिल्डिंग होनी नहीं चाहिए थी। सबसे पहले यहाँ फंस गया कि इलेक्ट्रॉन जो है आप कह रहे हो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसको धीरे धीरे तो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, तो एटम एग्जिस्ट कैसे कर रहा है? तो वो ये नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल है कैसे सर्कुलर पाथ में। दूसरा पॉइंट क्या था अपने पास ड्रॉबैक? क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बता पाए थे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने ही शॉर्ट फॉर्म में आपको सब कुछ याद करते चलना है। जैसे अपने पास ये 3 चीज हो गई, मैं वापस समराइज करता हूँ। पहला आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए था, दूसरा कंक्लूजन, और तीसरा ड्रॉबैक। इसके बाद 12th क्लास में 2 और नई चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, बच्चे छोड़ के जाते हैं और कई बार क्वेश्चन आ रखा है इस पे भी। टॉपिक क्या है कि आपको इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ना है। एक नया वर्ड है जो कि एनसीईआरटी में प्रिंटेड है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं इसको, इम्पैक्ट पैरामीटर। इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, इम्पैक्ट पैरामीटर। मैं दोबारा लिखता हूँ, एक मिनट को छोटा छोटा लिखता हूँ ताकि यहाँ पे आ जाए, इम्पैक्ट पैरामीटर, पैरामीटर ऐसा करके लिख दिया। तो इम्पैक्ट पैरामीटर को डिनोट करते हैं हम स्मॉल बी से, डिनोटेड एज स्मॉल बी। ये अब इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन भी दिखा दूंगा कहाँ पे है, पहले समझ लो इसको। देखो मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक, और हम यहाँ से अल्फा पार्टिकल ऐसे करके बहुत सारे अल्फा पार्टिकल फेंक के मारे जा रहे हैं सीधे सीधे में, राइट। तो एक सीधी वाली लाइन ले लो जो कि बिल्कुल न्यूक्लियस को हिट करेगी। अब इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब होता है कि इस सीधी लाइन से, वो लाइन जो न्यूक्लियस को सीधी हिट कर रही है, उससे कितनी दूरी पे आपने पहला अल्फा पार्टिकल मारा है, उससे कितनी दूरी पे आपने दूसरा अल्फा पार्टिकल मारा है, उससे कितनी दूरी पे परपेंडिकुलर दूरी, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितनी दूरी पे तीसरा अल्फा पार्टिकल मारा है, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसी को क्या कहते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। आया समझ में कि अगर ये सीधी वाली लाइन है और ये न्यूक्लियस है तो कितनी दूरी पे एक, दूसरा, कितनी दूरी पे तीसरा, कितनी दूरी पे चौथा, कितनी दूरी पे अल्फा पार्टिकल मारा जा रहा है। और सबको पता है कि न्यूक्लियस के जितने पास से अल्फा पार्टिकल गुजरेगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, राइट।
और न्यूक्लियस के जितने दूर से अल्फा पार्टिकल निकलेगा वो सीधा सीधा घर निकल लेगा। इसका मतलब क्या है कि इम्पैक्ट पैरामीटर कम है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। आपको याद रखना है कि इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। बस इतनी लाइन से याद रखनी है आपको, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और यहीं पे एक लास्ट चीज और है रदरफोर्ड साहब में, जो कि मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, वो है ग्राफ। ग्राफ किस चीज का है? ग्राफ है अपने पास डिफ्लेक्शन का विद नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये थोड़ा सा टिल्टेड हो गया, एक मिनट। डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, डिफ्लेक्शन विद नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ ले रहा हूँ मैं वाई एक्सिस में। एक ग्राफ एनसीईआरटी में है और एनसीईआरटी की चीज़ों को छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए मॉडर्न फिजिक्स में। और दूसरा यहाँ पे है अपने पास डिफ्लेक्शन। अब इसका ग्राफ बहुत आसान सा है, बच्चों वाला ग्राफ है, सीधे सीधे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा करके दिखा दो, ऐसा करके। इस ग्राफ का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल बहुत कम डिफ्लेक्शन दिखाते हैं। डिफ्लेक्शन क्या है? कम। लेकिन अल्फा पार्टिकल की मात्रा कितनी है? ज्यादा। जैसे जैसे डिफ्लेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे अल्फा पार्टिकल की मात्रा कम होती जाएगी। यानी कि वही वाला ऑब्जर्वेशन अगर आपको याद हो कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए थे और बहुत कम अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए थे और 18,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस लौट के आया था। तो इसी का ग्राफ हमने इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में ऐसे करके प्रिंट कर रखा है। तो ये था पूरा रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। तो रदरफोर्ड यहाँ पे कंप्लीट। अब अपने पास बच गया है 3 चीजें जो इसी चैप्टर में पढ़ना है आपको, और जिससे बेसिक शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ वैसे ही आपको इसका नोट बना लेना है। तो चाहो तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं आपको इसको मिटा के अब जल्दी से मिलता हूँ। तो रदरफोर्ड साहब के जस्ट बाद जो है अपने पास दूसरा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, जिसमें आप बेसिक फॉर्मूले देखते हो कि ऑर्बिट है जो सर्कुलर पाथ था उसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी का, एनर्जीज का, तो वो देखा जाता है। इसमें बेसिक दिया गया था, बाद में जो फाइनल आंसर है वो नील बोर साहब के बाद आया था। तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में हमें क्या समझ में आया था कि ऑर्बिट मतलब क्या, जो न्यूक्लियस है, ये मान लो न्यूक्लियस है अपने पास, इसके न्यूक्लियस के आसपास कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में ऐसा करके चक्कर लगाता है। ये न्यूक्लियस को थोड़ा छोटा बना देता हूँ मैं, ये न्यूक्लियस छोटा सा हमारा, राइट। अब हो क्या रहा है कि न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? कौन होता है? प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? माइनस का चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज माइनस चार्ज को अपनी तरफ खींच के रखेगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, जिसको हम Fe कह देते हैं ना। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एग्जांपल के लिए समझो कि मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा? अंदर की तरफ। इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा? अंदर की तरफ, राइट। यहाँ पहुंच गया तो कहाँ लगेगा फोर्स? अंदर की तरफ। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बार बार सेंटर की तरफ लग रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक्ट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। जो फोर्स सेंटर की तरफ लगे उसे क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो Fe है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो बराबर है किसके? Fc यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के। और Fe का फॉर्मूला लिखो, देखो सबको पता है फोर्स बिटवीन टू चार्ज का जो फॉर्मूला था वो था K(Q1Q2/r²। तो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हम मान लेते हैं, कॉमन लेके चल रहे हैं कि न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, तो Ze चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? Ze। Z मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर, और E मतलब है चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। जैसे कि देखो अगर हाइड्रोजन है तो उसमें Z कितना हो जाएगा? 1। हीलियम है तो Z कितना हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन है तो Z कितना हो जाएगा? 6। तो ऐसे करके चार्ज कितना होता है? Ze प्रोटॉन में, मतलब न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी जगह में लिखोगे K, Q1 में लिखोगे आप Ze, और Q2 में लिखोगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E। अपॉन में दूरी कितना मानूंगा मैं? R का स्क्वायर, K(Q1Q2/r²। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो गया। इजकल टू में सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला सबको बचपन से पता है, mv²/r होता है। अब यहाँ से हम सॉल्व करके सबसे पहले रेडियस निकालेंगे, फिर वेलोसिटी निकालेंगे। देखो अब एक r से एक r कट जाएगा, राइट। यहाँ पे k को खोल के आप लिख सकते हो 1/4πε0। फिर z का z लिखा जाएगा और e इंटू में e स्क्वायर हो जाएगा, इजकल टू में mv² बचेगा अपने पास, राइट। अब नीचे में एक r यहाँ पे बचा था क्योंकि स्क्वायर था तो एक कटा था। अब मुझे r निकालना है। सबसे पहले हमने बोला था कि रेडियस का फॉर्मूला निकालेंगे, तो रेडियस इधर जाएगा और mv नीचे आ जाएगा। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला निकल के आता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके रेडियस का फॉर्मूला है ना। तो रेडियस का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा अपने पास, देखो r को इधर लेके जाएंगे, mv को नीचे, तो ऊपर में क्या बचा? सिर्फ Ze² बचा। नीचे में 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 4πε0, और r को हट के mv आ जाएगा, तो 4πε0 mv²। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जानना, ताकि आप बोर पोस्टुलेट के सारे फॉर्मूले समझ सको, इसलिए हमने ये फॉर्मूला निकाला है रेडियस का। दूसरा फॉर्मूला आपको यहीं से निकालना है वेलोसिटी का। बहुत आसान काम है, एक काम करो, वेलोसिटी को स्क्वायर इधर ले जाओ, रेडियस को नीचे ले आओ, और वेलोसिटी निकालने के लिए रूट लगा दो। तो मैं बोलूंगा v निकालने के लिए ये v² इधर गया, r नीचे आया, तो यहाँ पे बचा क्या? Ze² अपॉन में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं v² इधर गया तो v² लिख देता हूँ, इजकल टू में
जेड ई स्क्वायर का जेड स्क्वायर, 4πε0 का 4πε0, और m का m, v स्क्वायर इधर गया था, r नीचे आया था तो r आ जाएगा, लेकिन v स्क्वायर थोड़ा निकालना, हमको तो v निकालना है, तो स्क्वायर हटा के हम क्या लगा देंगे, इस साइड में रूट लगा देंगे ऐसे करके, और ये हमारा दूसरा वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल जाएगा। तीसरा, ऐसे करके आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, टोटल एनर्जी निकालोगे, ये 3 फॉर्मूले और निकालने पड़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कैसे निकालोगे आप, जल्दी जल्दी आप निकाल लेना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, सबको बचपन से पता है, आपने v निकाल रखा है, v इसका स्क्वायर करो मतलब रूट हट जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करो, अपने आप फॉर्मूला बन जाएगा। आप खुद ही बनाओगे ये चीज़, मैं आपको डायरेक्टली फाइनल आंसर बता दूं कितना निकलना चाहिए यहाँ पे। ये निकलेगा आपका जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 की जगह में 8 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 है और 2 है तो 8 m से m कट जाता है, सिर्फ r बचता है। ये निकला काइनेटिक एनर्जी। फिर आप रिलेशन लगाओगे कि रिलेशन क्या है, कि काइनेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो माइनस का टोटल एनर्जी होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में कितना अंतर होता है, सिर्फ माइनस का। जैसे ये काइनेटिक एनर्जी निकला है, जैसे काइनेटिक एनर्जी निकल रहा है 8 जूल, तो टोटल एनर्जी कितना लगेगा, माइनस का 8 जूल। और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या होता है कि वो पोटेंशियल एनर्जी जो होता है आधा होता है इनका। ये रिलेशन कहीं ध्यान से लिख लेना, इंपॉर्टेंट रिलेशन में से एक है। इसी के बेस पे आप निकालोगे टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी को मैं सिर्फ ई लिख देता हूँ, ई मतलब टोटल एनर्जी है, और यहाँ पे बस माइनस साइन लगा दो, जो काइनेटिक एनर्जी निकाला था आपने ये वाला, इसी के आगे बस माइनस साइन लगा दो ऐसे करके, ये हमारा निकल जाएगा टोटल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी में जैसे तो काइनेटिक एनर्जी में टोटल एनर्जी में 8 है, तो पोटेंशियल एनर्जी में 4 आ जाता है। ये तरीका बता रहा हूँ, आप बस इसी फॉर्मूले से बाकी सब निकाल सकते हो। जेड ई स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाता है यहाँ पे, 4πε0 r। लेकिन इन फॉर्मूलों की एक दिक्कत क्या थी, मैंने आपको जल्दी जल्दी जानबूझ के फॉर्मूला बताया, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन फॉर्मूले की दिक्कत क्या है, देखो जैसे कि अगर मैं पूछूं आपको रेडियस बताओ, मैं बोल रहा हूँ कि किसी इलेक्ट्रॉन का रेडियस बताओ, तो अब वो मेरे से क्या पूछेगा कि भाई पहले वेलोसिटी बता दे। जैसे मैं रेडियस पूछने जाऊँ तो वो मेरे से वेलोसिटी पूछेगा, मेरा चलो ठीक है पहले वेलोसिटी बता दो भाई, फिर रेडियस पता कर लेंगे। जैसे आप वेलोसिटी पता करने जाओ तो उसमें बोला भाई रेडियस बता, मतलब रेडियस पूछूं तो वेलोसिटी पूछेगा मेरे से, और वेलोसिटी पूछेगा तो फिर से रेडियस पूछेगा, तो वही वाली बात होगी कि अंडा आया पहले कि मुर्गी आया। मतलब ये दोनों फॉर्मूले कोई कंक्लूजन हमें नहीं दे रहे थे। जब तक आपको वेलोसिटी पता नहीं होगा तब तक आप रेडियस नहीं निकाल सकते, और जब तक आपको रेडियस पता नहीं होगा तब तक आप वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। तो दोनों ही कंफ्यूजिंग फॉर्मूले थे, किसी काम के नहीं थे। इसीलिए बाद में बोर साहब आए थे, और बोर साहब के आने के बाद जो फॉर्मूले आए थे वो सारे के सारे ऑथेंटिक फॉर्मूले निकले थे। लेकिन बोर साहब की गलती हो गई थी, उसके बाद जो फॉर्मूले निकले थे वो अच्छे फॉर्मूले निकले थे, जिसपे सारे न्यूमेरिकल हैं, नीट जेई बोर्ड के जितने भी न्यूमेरिकल है वो सब उसी पे। और बेसिक ट्रिक है, एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो कि मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप फॉर्मूले कभी नहीं भूलोगे, इजिली याद हो जाएगा। तो ये जानना जरूरी था। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट हमारा यहीं खत्म होता है। तीसरा टॉपिक जो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था वो था अपने पास स्पेक्ट्रल सीरीज। देखो ये सबसे शॉर्ट फॉर्म है जो आपको समझा रहा हूँ। बुक पढ़ोगे तो 3-4 घंटे जाएंगे, नोट्स पढ़ोगे 3-4 घंटे जाएंगे। ये छोटा सा वीडियो बना के मैं आपको पूरा चैप्टर समराइज कर रहा हूँ। जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना याद हुआ, आपका एक क्वेश्चन नहीं अटका, एक कॉन्सेप्ट नहीं अटकेगा आपका। स्पेक्ट्रल सीरीज की बात कर रहे हैं हम अगला। तो तीसरा टॉपिक अपने पास स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज में कुछ नहीं हुआ था, ये असलियत में मैक्स प्लांक साहब थे हमारे पास, जिन्होंने इस टॉपिक को बहुत हाईलाइट किया था उस टाइम पे। और 5 साइंटिस्ट ने अपनी जिंदगी दे के 5 एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला था, जिसमें से सबसे पहले आए तो थे बाल्मर साहब। आपको नाम याद ही होगा, ये 5 नाम बचपन में बहुत बार याद करवाया जाता है। सबसे पहले आए थे बाल्मर साहब, तो मैं उनको नाम लिखता हूँ दूसरे नंबर पे। ये है अपने पास बाल्मर साहब आए थे। उनके बाद आए थे लाइमन साहब। अब उनको पहले क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूले में जो नंबर है उसके हिसाब से लिखते हैं। फर्स्ट कौन आया था सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूले देने वाले, जो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन करने वाले थे, वो कौन थे, बाल्मर साहब। फिर कौन आया था, लाइमन साहब। फिर आए थे पास्चन, PASCHEN, पास्चन। फिर चौथे आए थे ब्रैकेट। जल्दी जल्दी मैं नाम लिख देता हूँ, पहले इन नाम को याद कर लो, वो हो सकता है आपको पहले से याद भी हो। और ये पीफन, जिनको भूल गए हो कोई दिक्कत नहीं, एक बार रीड कर लो। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, ये 5 साइंटिस्ट आए थे। ये पांचों के पांचों साइंटिस्ट अलग अलग रेस पे काम कर रहे थे, और जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम है उसमें से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला था। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना हमको, बस हमें फॉर्मूले से मतलब है, न्यूमेरिकल से मतलब है। ये जो तीनों साइंटिस्ट थे वो काम कर रहे थे इंफ्रारेड पे। जो हमारे लाइमन साहब है वो काम कर रहे थे यूवी रेस पे। और जो हमारे बाल्मर साहब है वो काम कर रहे थे विजिबल लाइट पे। तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिक। और फिर उन्होंने फॉर्मूले क्या दिए थे, सबको फॉर्मूले पता है। मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, बाकी फॉर्मूला आप खुद ही रिदम में लिख पाओगे। ऐसे करके मैं 5 फॉर्मूले दिखा देता हूँ। फॉर्मूला दिया था उन्होंने 1/λ। जो मेन ट्रिक है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो बताऊंगा मैं आपको इसमें। 1/λ का फॉर्मूला था अपने पास RH। 1/λ इजकल टू में लिख देता हूँ मैं पहले तो यहाँ पे RH मतलब है रेडिवा कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू मैं अभी आपको बता दूंगा। यहाँ पे है लाइमन में आता है 1/1 का स्क्वायर, याद आ गया होगा आपको, और 1/n का स्क्वायर, और फिर पर मीटर में था ये, ऐसे करके लिख दिया हमने।
दूसरा 1/λ का ही फॉर्मूला था, एग्जैक्टली सेम 1/λ का फॉर्मूला, मैं दूसरे वाइट से लिख देता हूँ यहाँ पे। 1/λ इजकल टू में सेम था, आर एच का आर एच था, बस यहाँ पे लाइमन साहब में 1 का स्क्वायर आता है, बालमर में 2 का स्क्वायर, बास्टन में 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, बस 4-5 का स्क्वायर आता रहता है और बाकी सब कुछ सेम है। 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस का n का ही स्क्वायर रहेगा, सब कुछ सेम पर मीटर में। ऐसे करके यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखोगे, फिर 4 का, और फिर लास्ट वाला लिख देता हूँ मैं 1/λ इजकल टू में आर एच का आर एच, और यहाँ पे 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा लास्ट वाले में, और n का स्क्वायर और पर मीटर का पर मीटर। ये आप खुद ही लिखोगे ऐसे करके, ठीक है। ये 5 फॉर्मूले थे, लेकिन इसमें सवाल कहाँ से पूछा जाता है? सवाल पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ बाल्मर सीरीज का, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ लाइमन सीरीज का, या फिर लास्ट वेवलेंथ क्या होगा बाल्मर सीरीज का। मेन सवाल यहाँ फंसता है। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो सीधे सीधे मैं आपको बताऊं, जो आपको अप्लाई करना है कि अगर पूछा जाए कि बताओ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट बोले या फिर लास्ट लाइन बोले, लास्ट लाइन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मैं यहाँ पे वेवलेंथ भी लिख देता हूँ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा जाए या फिर लास्ट लाइन ऑफ किसी भी सीरीज का पूछा जाए, ऑफ बाल्मर सीरीज, ऑफ लाइमन सीरीज, ऐसे करके। तो जैसे ये दो वर्ड देखो आप लोगे n की जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है आपको इन्फिनिटी। जैसे बोले कि लाइमन सीरीज का मुझे लास्ट वेवलेंथ बताओ, तो लाइमन सीरीज का फॉर्मूला लिखा मैंने, n की जगह में ले लूंगा इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, बाकी सब कुछ सॉल्व करके लैम्डा निकाल के दे दूँ, खत्म बात। अब यहाँ पे आर एच की वैल्यू पूछोगे आप मेरे से, तो जो आर एच की वैल्यू होती है वो होती है सीधे सीधे, आपको याद भी होना चाहिए, नहीं तो पेपर के फर्स्ट पेज पे लिखा भी होगा, और याद कर लो तो ज़्यादा बढ़िया, 1097 इंटू 10⁻7, ये हमारे पास आर एच की वैल्यू है। जिसमें ये तो हो गया। अब दूसरा इसी में क्या पूछा जाएगा आपसे, देखो पहले तो क्या पूछा गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या फिर लास्ट लाइन, दूसरा पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अगर पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितना है बाल्मर सीरीज का, मेन क्वेश्चन ही यहीं पे, इकलौता क्वेश्चन यहीं से आता ही है, या तो शॉर्टेस्ट पूछेंगे वो या फिर लॉन्गेस्ट पूछेंगे। अगर वो पूछ रहे हैं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ, तो जो n है वो पहले वाले नंबर से एक ज्यादा लेना है। मैं आप लिख देता हूं n इजकल टू में प्रीवियस नंबर, प्रीवियस pn लिख देता हूं, प्रीवियस नंबर समझ जाना, और प्रीवियस नंबर +1 लेना है आपको, ये रहा ऐसे करके। जो प्रीवियस नंबर है वो कौन है, जैसे मैं कहूं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ और बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर ये रहा, बाल्मर में नंबर क्या आता है 2, तो n कितना लोगे 3, समझ में आया, एक ज्यादा लेना है। मैं बोलूं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट में कितना आएगा 4, तो n कितना लोगे 5। मैं बोलूं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ पी फंड का, तो पी फंड में नंबर कितना आता है 5, तो n कितना लोगे 6। जो भी नंबर हो उससे एक ज्यादा लेना है, कब, जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला जाए, बस। आपको इतने, यही मेन सवाल ही इतने पे है कि शॉर्टेस्ट मतलब n इन्फिनिटी, लॉन्गेस्ट मतलब n एक ज्यादा लेना है। ये पूरा बाल्मर सीरीज आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने आपको रेज भी बता दी है। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि है चौथा, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको उसको मिटा के मिलता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्पेक्ट्रल सीरीज के बाद जो लास्ट टॉपिक है अपने पास इस चैप्टर का, वो है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में आपको सिर्फ 3 चीजें पता होनी चाहिए, और बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम ही इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूंगा आपको इसको। देखो इसमें पता होना चाहिए, पहले तो इन्होंने 3 पोस्टुलेट दिए थे, तो इनके पोस्टुलेट आपको रटे होने चाहिए। पोस्टुलेट एनसीईआरटी में है भी इंग्लिश में, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा ताकि आप उसको इजीली याद कर पाओ। फिर दूसरा इनके फॉर्मूले, और तीसरा इनका ड्रॉबैक। तो ड्रॉबैक बहुत आसान है, फॉर्मूले जो है उन्होंने, इनसे एक गलती हो गई थी, वो फॉर्मूले बाद में करेक्ट करे गए थे, तो मैं आपको करेक्ट वाले फॉर्मूले बताऊं जो कि, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो, और एक्स्ट्रा जो फॉर्मूले गलत हो गए थे वो पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। क्यों गलत पढ़े है ना, सही वाले फॉर्मूले पढ़ेंगे हम सीधे सीधे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो पोस्टुलेट दिए थे उन्होंने 3 पोस्टुलेट थे, मैं सबसे पहला पोस्टुलेट आपको बताऊं तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं फर्स्ट पोस्टुलेट। तो फर्स्ट पोस्टुलेट के तहत उन्होंने हमें बताया था कि हर एक इलेक्ट्रॉन को, जो अपने पास रदरफोर्ड साहब थे, उनका जो 2 ड्रॉबैक था, जिसमें से दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि वो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बता पाए थे, उसी चीज को एक्सप्लेन किया था सबसे पहले बोर साहब ने। ये आते हैं कहते हैं अरे मैं बताता हूँ भाई, ये आके क्या कहते हैं मैं बताता हूँ, क्यों, तो कैसे, तो देखो ना, मान लो ये न्यूक्लियस है, कौन है ये न्यूक्लियस, और इसके आसपास बिल्कुल सही कहा था रदरफोर्ड साहब ने कि इसके आसपास कौन घूमता है सर्कुलर पाथ में, रदरफोर्ड साहब सही कह रहे थे कि सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है भाई। तो फिर से सवाल आ गया कि गिरता क्यों नहीं है न्यूक्लियस में ये, तो उन्होंने बोला कि देखो भाई हर एक इलेक्ट्रॉन को अपना एक स्टेबल ऑर्बिट असाइन होता है, जिस स्टेबल ऑर्बिट में रहते हुए वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अरे यार सिंपल सी बात है, अगर आपके पास अपना घर है तो उसमें किराया थोड़ा ना दोगे, किराया कब देना पड़ता है, जब किसी दूसरे के घर में जाओगे। तो हर एक इलेक्ट्रॉन को अपना घर मिला होता है, और उस घर को हम कहते हैं स्टेबल ऑर्बिट। तो स्टेबल ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, इसीलिए उसका सर्कल छोटा नहीं होगा, फाइनली नहीं गिरेगा।
तो जो पहला पोस्टुलेट था वो स्टेबल ऑर्बिट को लेके था। स्टेबल ऑर्बिट जिसको हम कहते हैं नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, इसी को हम कहते हैं नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, मतलब जिसमें से रेडिएशन नहीं निकालेगा, उस ऑर्बिट के बारे में बताया गया था। दूसरा पोस्टुलेट कहता है हमें, सेकंड पोस्टुलेट, इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश मैं यहाँ पे बोर्ड पे भी दिखा दे रहा हूँ, आप एनसीईआरटी का पेज नंबर बता दूंगा, वहां से भी एग्जैक्ट इंग्लिश पढ़ोगे, एक झटके में समझ में आ जाएगा आपको ये। देखो अब दूसरा पोस्टुलेट कि चलो ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन को अपना स्टेबल ऑर्बिट होता है, अपना घर होता है जिसमें वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो एक न्यूक्लियस के बाहर तो बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल बता दूं, तो क्या हर एक सर्कल को स्टेबल ऑर्बिट बोलेंगे हम? तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, हर एक सर्कल को स्टेबल ऑर्बिट नहीं कह सकते हैं, सिर्फ उन्हीं सर्कल को स्टेबल ऑर्बिट कहेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम एनएच अपॉन में 2 पाई का मल्टीपल हो, यानी कि एच अपॉन में 2 पाई का मल्टीपल हो। मैं समझाता हूँ, देखो अगर एंगुलर मोमेंटम, दूसरा पॉइंट ये है कि एच अपॉन में 2 पाई का मल्टीपल है, एच अपॉन में 2 पाई का मल्टीपल मतलब एन टाइम्स मतलब 1h अपॉन में 2 पाई है, या फिर 2h अपॉन में 2 पाई है, 3h अपॉन में 2 पाई है, 4h अपॉन में 2 पाई है। अगर एंगुलर मोमेंटम किसी भी ऑर्बिट का h अपॉन में 2 पाई का मल्टीपल है तो सिर्फ उसी ऑर्बिट को स्टेबल ऑर्बिट कह सकते हैं और उसी में इलेक्ट्रॉन बिना एनर्जी निकाले रह सकता है। ये दूसरा पॉइंट था हमारा। दूसरा पॉइंट क्या बताता है कि स्टेबल ऑर्बिट कौन कौन से होंगे। तीसरा पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट, मैं जल्दी से यहाँ बताता हूँ आपको। थर्ड पोस्टुलेट, इनकी इंग्लिश फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि बोर्ड पे से लिख लो या नहीं तो एनसीईआरटी में से लिख लेना, इंग्लिश वहीं से लिखेंगे, है ना। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है हमें? थर्ड पोस्टुलेट कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, मान लो ये रहा इलेक्ट्रॉन अपने पास यहाँ पे, ठीक, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एनर्जी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपने ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में छलांग मार सकता है। थर्ड पोस्टुलेट ने हमें बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में छलांग मार सकता है। अगर वो ऐसा करेगा कि हायर एनर्जी ऑर्बिट में से लोअर में जा रहा है तो उसको इस वक्त एनर्जी निकालनी पड़ेगी। एनर्जी निकालनी पड़ेगी किसके फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। यहाँ लिख देता हूँ मैं, फोटोन। और जो ये फोटोन होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? तो इस फोटोन की एनर्जी होगी जो एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों ऑर्बिट के बीच में। फॉर एग्जांपल मान लो ये पहले 10 जूल वाले में था, कितने वाले में था? 10 जूल वाले में, और फाइनली जा रहा है 6 जूल वाले में, तो कितने का गैप आ रहा है? 4 जूल का। तो ये 4 जूल का फोटोन बाहर निकाल देगा, ऐसे समझना था कि ई फाइनल माइनस ई इनिशियल कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितनी जूल की एनर्जी निकलेगी, फोटोन की एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ पे थर्ड पोस्टुलेट में मैं लिख देता हूँ कि इन्होंने बताया था कि एनर्जी इज इक्वल टू में होता है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। कब? जब वो हायर से लोअर पे जा रहा हो। कब? जब वो हायर एनर्जी से ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे जा रहा हो। तो ये 3 बातें उन्होंने समझाई थी हमें, और इन तीनों को आपको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए, खास करके बोर्ड के बच्चों के लिए। नीट के बच्चों को समझ में आना चाहिए कि क्या क्या था। तो पहला क्या था अपने पास, जल्दी से एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पहला था कि हर एक इलेक्ट्रॉन को स्टेबल ऑर्बिट मिलता है जिसमें वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। दूसरा क्या था कि सिर्फ उस ऑर्बिट को स्टेबल ऑर्बिट कहेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन में 2 पाई का मल्टीपल हो, यानी कि n टाइम्स हो। तीसरा क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में छलांग मार सकता है, ऐसा नहीं कि अपने घर में ही रहेगा, भाई दोस्तों को मिलने जा सकता है, वो सिंपल सी बात है। जब वो ऐसा करेगा कि हायर एनर्जी ऑर्बिट में से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा तो उसको एनर्जी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 10 जूल में है और 6 जूल में जाना है, तो 4 जूल तो हटाना पड़ेगा ना। तो कैसे हटाएगा? फोटोन के फॉर्म में, रेडिएशंस के फॉर्म में। और उस फोटोन की एनर्जी कैसे निकालोगे? माइनस कर दो दोनों के ऑर्बिट की एनर्जी, आपको फोटोन की एनर्जी मिल जाएगी। ये 3 बात देते ही उन्होंने बहुत सारे फॉर्मूले भी दिए थे हमें, लेकिन वो सारे फॉर्मूले जो उन्होंने बोर साहब ने हमें दिए थे उस वक्त, वो सारे के सारे सिर्फ हाइड्रोजन एटम को लेके दिए थे, क्योंकि बोर साहब जो काम कर रहे थे वो हाइड्रोजन एटम पे काम कर रहे थे। उनका मतलब ध्यान ही नहीं गया कि बाकी एलिमेंट पे अलग हो सकता है, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन में बात करूं तो हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बाकी में तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस चीज को ध्यान ना देने की वजह से इनके ड्रॉबैक निकल गए। मैं इनके फॉर्मूले बताऊंगा जो सही वाले, पहले आप ड्रॉबैक लिख लो। तो बोर साहब से जो सिंगल एक गलती हुई वो ये थी कि बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम ही बन के रह गया। वो जितने भी फॉर्मूले थे उनके, वो सारे सारे किसके लिए एप्लीकेबल थे? सिर्फ हाइड्रोजन के एटम के लिए। तो मैं लिख देता हूँ ड्रॉबैक, जल्दी से लिख लेते हैं। अब ड्रॉबैक में क्या था कि ऑल फॉर्मूलेस, मैं लिख देता हूँ यहाँ से ताकि आपको आसानी हो जाए। फॉर्मूलेस ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल साहब के जो जितने भी फॉर्मूलेस थे, बोर्स मॉडल, ऑल फॉर्मूलेस ऑफ बोर मॉडल वाज ओनली एप्लीकेबल, वो सिर्फ एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन आइटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए कह दो, या फिर एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब क्या कहना चाहते हैं? जैसे देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वैसे ही कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। जैसे कि हीलियम के पास कितने हैं? 2, तो हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन गायब, तो हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस के पास भी कितना होगा? सिर्फ एक, तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है।
लिथियम 2+, 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए, इसके पास 3 होते हैं तो एक बच गया। तो ऐसे एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रखते हो, सिर्फ उनके लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए एप्लीकेबल था और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल था। इनके जितने भी फॉर्मूले थे, पोस्टुलेट सबके लिए एप्लीकेबल है, पोस्टुलेट की बात नहीं करेगा कोई, ये जो पोस्टुलेट है वो सबके लिए ही एप्लीकेबल है, बस फॉर्मूले में इनसे गलती हो गई थी। तो बस इस चीज के बाद जैसे इनके फॉर्मूले गलत हुए, तो बाद में फॉर्मूले को करेक्ट करते हुए 4 फॉर्मूले निकाले गए थे इस पूरे चैप्टर में, जो कि मैं आपको ट्रिक के थ्रू बताऊंगा। और 4 फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए, एक न्यूमेरिकल नहीं होगा ऐसा जो आप पीवाईक्यू का या फिर बोर्ड का नहीं कर पाओगे। नीट के बच्चों के लिए तो ये मतलब ब्रह्मास्त्र मान लो। जो ट्रिक वाले फॉर्मूले मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 4 फॉर्मूले हैं अपने पास। सबसे पहला फॉर्मूला, पहले आप इन फॉर्मूले को देख लो, फिर मैं इसको याद करने का ट्रिक बताऊंगा आपको। सबसे पहला फॉर्मूला है रेडियस का, कि ऑर्बिट जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस कैसे निकालेंगे। तो सीधे सीधे वैल्यू याद करनी है 0.529, 0.529 इंटू 10⁻⁻10 है, और ये है n²/z, जहां पे n मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और z मतलब है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब कौन सा एलिमेंट पे देख रहे हो आप। ऑक्सीजन तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 8, कार्बन तो कितना हो जाएगा 6, कैल्शियम तो कितना हो जाएगा 20। तो ये z मतलब है एटॉमिक नंबर और n मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट। दूसरा फॉर्मूला है वेलोसिटी का, कि आप हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता कर सकते हो। कैसे, उसका फॉर्मूला है अपने पास 2.18, ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद करनी है बस, इंटू में 10⁻6, और यहाँ पे फॉर्मूला था z/n। z ऊपर जाता है, n ऊपर नीचे आता है। ये आंसर था मीटर में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मीटर में। ये जो आंसर निकला है वेलोसिटी है, इसलिए हम इसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड में। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला है अपने पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, नीट के बच्चे तो इसको ध्यान से बस लिख ले हर जगह, और इसका ट्रिक भी बताऊंगा याद करने का, ताकि एग्जाम में कभी भूलोगे ही नहीं आप। फिर है एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी का पहला फॉर्मूला आता है माइनस का 2.18, मिलता जुलता है इससे, ताकि इजिली याद हो जाएगा आपको। माइनस का 2.18 इंटू में 10 की पावर, देखो माइनस लगाओ और 18 को उठा के यहाँ डाल दो, माइनस का 18 है ये, ऐसे करके, और यहाँ पे आएगा z²/n², और ये जो एनर्जी निकला है वो निकला है आपका जूल में, ये जूल में निकला। चौथा और लास्ट फॉर्मूला भी एनर्जी का ही है, जैसे हमने जूल में निकाला है वैसे हम एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि आपको पता है एनर्जी का ही दूसरा यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। तो उसमें आता है माइनस के 13.6, z²/n² सेम रहेगा, और बस ये नंबर चेंज होकर माइनस का 13.6 हो जाएगा, और ये वैल्यू निकल जाएगी, इतना छोटा सा फॉर्मूला है, और इसका ये वैल्यू निकल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सबके लिए, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी, नीट के लिए, सीयूटी के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। लेकिन देखो इस फॉर्मूले में एक काम है, सबसे पहला तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है, कांस्टेंट वैल्यूज जो है वो याद करनी पड़ेंगी। दूसरा, एन और जेड में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। बहुत कॉमन सी बात है कि आप n² था या फिर z/n था कि n/z था, ये एग्जाम में भूल जाओ। तो इसके लिए हमने एक बहुत बेस्ट ट्रिक बना रखी है, जो कि इजिली आ जाता है, यूट्यूब पे भी बहुत जगह अवेलेबल है ये चीज़, जो कि है अपने पास। देखो जैसी ट्रिक बताऊंगा आपको, कभी जेड और एन में कंफ्यूजन होगी नहीं। देखो एक बंदा था जिसका नाम था एरविन, ERV और IN को अलग लिख दो। एरविन एक बंदा था जिसको मिला था अलादीन का जिन, अलादीन का जिन, अरे वही जिन वाला जो निकलते कहता हुक्म करो मेरे का, तो वही वाला। उसको एक नहीं दो जिन मिले भाई साहब, लकीस्ट बंदा था, देख रहे हो। एरविन को मिले 2 जिन, तो जिन जिन लिख दो ऐसे करके, जिन जिन। एरविन एक बंदा था जिसको मिले 2 जिन, और वो जिन देखो हमारे यहाँ अलादीन में क्या दिखाया कि जैसे कोई जिन निकलता तो क्या कहता है, हुक्म करो मेरे आका, है ना, 3 चॉइस दिए थे। लेकिन यहाँ पे जो जिन निकले थे वो इंग्लिश बोलते थे, और इंग्लिश निकलते ही कहते हैं 2 2 1 1, मतलब दोनों को दोनों जिन, ये नहीं कहते हुक्म करो मेरे आका, वो एक नंबर बोलते हैं, कोड बोलते हैं, जो कि क्या था 2 2 1 1। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए आपको। अब फिर देखो मैं आपको बताता हूँ इसको अप्लाई कैसे करते हैं। अब मान लो कि सबसे पहला एनर्जी है, E मतलब एनर्जी, R मतलब रेडियस, V मतलब वेलोसिटी, IN का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक, बस राइम बनाने के लिए दिया गया था। E मतलब एनर्जी, एनर्जी के नीचे कौन है Z, तो जो नीचे है वो ऊपर रहेगा, बगल वाला जाएगा नीचे। एनर्जी में देखो एनर्जी कहाँ है अपने पास, Z ऊपर है N नीचे है, Z ऊपर रहेगा N नीचे रहेगा, नीचे उसकी पावर है, Z की पावर कितनी होगी 2, N की पावर कितनी होगी 2, Z की पावर 2, N की पावर 2, खत्म। अगला ले लो, रेडियस ले लो, रेडियस के बगल में कौन रहेगा N, नीचे कौन जाएगा Z, देखो रेडियस में ऊपर में कौन है N, और बगल में नीचे में कौन है Z। N की पावर कितनी है 2, Z की पावर कितनी है 1, खत्म। अगला देख लो, वेलोसिटी ले लो, मैं इसको मिटाता हूँ, वेलोसिटी लेंगे। वेलोसिटी के ऊपर में कौन रहेगा Z, नीचे में कौन जाएगा N, वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर में कौन है Z, नीचे में कौन है N, Z की पावर कितनी 1, N की पावर कितनी 1 1 1, खत्म बात। ये ट्रिक बेस्ट ट्रिक है, जिससे आप एग्जाम में चाहे कितने भी प्रेशर में क्यों ना हो, आप ये कभी नहीं भूलोगे कि Z था ऊपर कि N था ऊपर, स्क्वायर था कि माइनस था। बस ये रखना है
कि जो जस्ट नीचे है वो ऊपर रहेगा, बगल वाला जाएगा नीचे, जो जस्ट नीचे है वो ऊपर और बगल वाला नीचे, उसी के नीचे उसकी पावर। तो ये था बेस्ट ट्रिक। एरविन को मिले थे 2 जिन जो कहते थे 2211। तो ये होगा पूरा चैप्टर कंप्लीट, जो कि अपने पास एटम था। इतना बहुत ज्यादा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, इतने का आप बस शॉर्ट नोट बना लो, मच मोर इनफ है। एग्जाम में जाने से पहले आपने इतना देख लिया बहुत है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं फंसने वाला आपका। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।